लद्दाख, ये नाम सुनते ही पता नहीं क्यों जहन में एकदम शांत बर्फीले पहाड़ और नीले आसमान की एक तस्वीर सी बन जाती है। बिल्कुल, इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं और ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान भी। हाँ, और हमारे पास आज द डेस्टिनी कॉल्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी का भेजा हुआ एक पूरा प्लान है, 6 रात और 7 दिन का। अच्छा। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस सफर में कहाँ कहाँ जाना है, बल्कि ये समझना है कि इस पूरे सफरनामे की बनावट क्या है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि किसी भी जगह का ट्रैवल प्लान, खासकर लद्दाख जैसी जगह का, सिर्फ जगहों की सूची नहीं होता। नहीं होता। वो उस जगह के भूगोल, वहाँ की चुनौतियों और उसकी अपनी एक लय के बारे में बताता है। और ये प्लान पहली नजर में ही ये साफ कर देता है कि लद्दाख की यात्रा जल्दबाजी में नहीं की जा सकती। चलिए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। ज्यादातर छुट्टियां कैसे शुरू होती हैं? एयरपोर्ट्स पर उतरे, सामान उठाया और भागम भाग शुरू। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये प्लान कहता है कि ले पहुंचते ही, जो कि 3500 मीटर की ऊंचाई पर है, आपका पहला काम है कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। बस होटल जाकर पूरा दिन आराम करना है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि छुट्टी का पहला दिन ऐसे ही निकल गया। अजीब लग सकता है, पर यह अजीब है नहीं। ये बेहद वैज्ञानिक है। असल में ये इस पूरी यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। हाँ, इसे कहते हैं एक्लेमाइटिजेशन, मतलब शरीर को उस बदली हुई ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाने का मौका देना। तालमेल बिठाना। बिल्कुल। देखिए, जब हम मैदानी इलाकों से अचानक 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है। हाँ, ये तो सुना है। और हमारा शरीर इसका आदी नहीं होता। अगर हम उसे ढलने का समय ना दें, तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसे AMS भी कहते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। ओहो। सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना, ये सब हो सकता है। और अगर इसे गंभीरता से ना लें तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो ये पहला दिन छुट्टी का नहीं, बल्कि शरीर को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने का है। समझ गई। मतलब ये एक तरह की तैयारी है। और दूसरे दिन भी ये तैयारी जारी रहती है, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ के साथ। प्लान के मुताबिक दूसरे दिन शाम घाटी की तरफ एक छोटी सी ड्राइव है। यहाँ 2 जगहों का जिक्र है। पहला तो है संगम, जहाँ ज़ंस्कार और सिंधु नदियां मिलती हैं। बहुत खूबसूरत जगह है वो। हाँ, पर दूसरी जगह मेरा ध्यान ज्यादा खींच रही है, मैग्नेटिक हिल। इस प्लान में इसे एक रहस्यमयी पहाड़ी बताया गया है। हाँ, ये बहुत मशहूर है। कहते हैं कि वहां गुरुत्वाकर्षण के नियम उल्टे महसूस होते हैं। मतलब गाड़ियां बंद होने पर भी चढ़ाई की तरफ खिंचती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कोई गुरुत्वाकर्षण का रहस्य नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत ही चालाक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब नजरों का धोखा। नजरों का धोखा? हाँ, उस जगह पर आसपास के पहाड़ों का झुकाव और सड़क की बनावट कुछ ऐसी है कि जो सड़क असल में हल्की सी ढलान पर नीचे की ओर जा रही है, वो हमें चढ़ाई जैसी नजर आती है। अरे वाह! तो गाड़ी असल में ढलान पर ही लुढ़क रही होती है, लेकिन हमारी आंखों को लगता है कि वो ऊपर चढ़ रही है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नहीं, हमारे दिमाग और आंखों का खेल है। कमाल है। तो पहले 2 दिन शरीर और दिमाग को इस नई दुनिया के लिए तैयार करने के बाद अब लगता है कि असली एडवेंचर शुरू होता है। बिल्कुल, अब शरीर तैयार है। तीसरे दिन का सफर वो शायद इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है। खारदुंगला पास के रास्ते नुब्रा घाटी तक पहुंचना। खारदुंगला। इस प्लान में लिखा है कि ये 18,390 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। क्या ये अब भी सच है? मैंने सुना इस पे कुछ बहस भी होती है। ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, कई सालों तक खारदुंगला को ही सबसे ऊंचा माना जाता था, और ये आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। अच्छा। हालांकि ये सच है कि अब भारत में ही, खासकर लद्दाख में ही, इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर कुछ और सड़कें बन गई हैं, जैसे उमलिंग ला पास। ओके। लेकिन मैं कहूंगा कि आंकड़ों से ज्यादा जरूरी वो अनुभव है। आप सोचिए, 18,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर होना, जहां हवा बेहद पतली होती है और दूर दूर तक सिर्फ काराकोरम और लद्दाख हिमालय की विशाल चोटियां दिखती हैं। कल्पना करना भी मुश्किल है। वो एहसास किसी भी रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो आपको बताता है कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। सही बात है। और इस चुनौती को पार करने का इनाम है नुब्रा घाटी, जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। हाँ। यहाँ पहुंचकर 2 चीजें बिल्कुल अलग दुनिया की लगती हैं। एक तो है डिस्किट मठ में बुद्ध की वो 100 फीट ऊंची प्रतिमा, जो पूरी घाटी को देख रही है। हाँ, बिल्कुल शांत भाव से। और दूसरा है हुंडर का ठंडा रेगिस्तान। रेगिस्तान तो हमने देखे हैं, पर ठंडा रेगिस्तान,
और वहाँ रेत के टीलों पर 2 कुबड़ वाले ऊंट। बैक्टीरियन ऊंट? हाँ, ये ऊंट भारत में सिर्फ यही मिलते हैं, है ना? बिल्कुल, ये बैक्टीरियन ऊंट हैं जो मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों के मूल निवासी हैं और इनका यहाँ होना कोई संयोग नहीं है। तो फिर ये इस बात का सबूत है कि नुब्रा घाटी ऐतिहासिक सिल्क रूट का एक बहुत अहम पड़ाव थी। ये ऊंट सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये उस दौर की जीती जागती निशानी है जब यहाँ से व्यापार के कारवां गुजरते थे। सिल्क रूट और इसका जिक्र आया है तो चौथे दिन का पड़ाव इसी इतिहास को और गहराई से समझने का मौका देता है। तुर्तुक। तुर्तुक। इस प्लान के मुताबिक ये गांव पर्यटकों के लिए 2010 में ही खोला गया और इसका इतिहास वो बहुत जटिल रहा है। 1971 के युद्ध तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था। हाँ, ये बात तुर्तुक को इस पूरे सफर का शायद सबसे भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से गहरा पड़ाव बना देती है। कैसे? आप सोचिए जरा, 1971 में एक रात लोग सोए तो वो पाकिस्तानी थे और अगली सुबह जब उठे तो वो हिंदुस्तानी बन चुके थे। ये तो मतलब परिवार बट गए न होंगे। बिल्कुल, परिवार बट गए, रिश्तेदार सरहद के उस पार रह गए। ये बदलाव सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींचना नहीं था, ये लोगों की जिंदगी, उनकी पहचान पर एक बहुत गहरा असर था। और वहाँ की संस्कृति भी अलग है शायद? बहुत अलग। यहाँ के लोग बाल्टी समुदाय के हैं, उनकी भाषा, उनका रहन सहन लद्दाख के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है जो लद्दाख की उस छवि को भी तोड़ता है जिसे हम अक्सर सिर्फ बौद्ध मठों से जोड़कर देखते हैं। क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से इतना अलग है, तो क्या इस प्लान में उनकी भाषा या खानपान या रीति रिवाजों के बारे में कुछ बताया गया है या सिर्फ जगहों का जिक्र है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर इस जैसे तेज रफ्तार वाले प्लान की एक सीमा भी नजर आती है। प्लान में तुर्तुक की खुबानी और अखरोट की खेती का जिक्र है जो उसकी कम ऊंचाई की वजह से मुमकिन है, लेकिन वो बाल्ती भाषा, उनके संगीत या उन बुजुर्गों की कहानियों को जानने का मौका नहीं देता। सही बात है। सच कहूं तो तुर्तुक जैसी जगह के साथ न्याय करने के लिए एक दिन का दौरा बहुत कम है। ये एक ऐसी जगह है जहां रुककर लोगों से बात करके ही उसकी आत्मा को समझा जा सकता है। ये बात तो है। खैर, 5वें दिन ये यात्रा हमें एक और प्राकृतिक अजूबे की ओर ले जाती है, पेंगोंग झील। पेंगोंग तोत्सो। हाँ, प्लान में शोक नदी के किनारे से गुजरने वाले सुंदर रास्ते का जिक्र है और झील के बारे में जो सबसे खास बात कही गई है वो है उसका रंग बदलना। हाँ, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें सलाह भी दी गई है कि कैमरा और अतिरिक्त बैटरी जरूर साथ रखें। पर ये रंग बदलने का सिलसिला सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है। इसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। रेले स्कैटरिंग? हाँ, इसी सिद्धांत की वजह से हमें आसमान भी नीला दिखाई देता है। आप देखिए, इतनी ऊंचाई पर जहां हवा बिल्कुल साफ होती है, सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के पानी तक पहुंचती है। पानी के अणु जो हैं वो नीले रंग की रोशनी को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, इसलिए झील गहरी नीली दिखती है। लेकिन जैसे ही दिन में सूरज का एंगल बदलता है या पानी में मौजूद खनिजों पर रोशनी अलग अलग तरह से पड़ती है, हमें हरे और फिरोजी जैसे दूसरे रंग भी दिखाई देने लगते हैं। अरे वाह, मतलब ये कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स का एक खूबसूरत प्रदर्शन है। बिल्कुल, एक लाइव डेमो। कमाल है। और 6वें दिन की शुरुआत इसी झील पर सूर्योदय देखने से होती है और फिर लेह वापसी। लेकिन वापसी का रास्ता भी इतिहास और संस्कृति से भरा है। इसमें थिक्सी मठ का जिक्र है जिसकी तुलना तिब्बत के पोटाला पैलेस से की गई है। हाँ, उसे छोटा लासा भी कहते हैं। तो इस तुलना का क्या महत्व है? ये तुलना लद्दाख के सांस्कृतिक डीएनए को समझने के लिए बहुत जरूरी है। थिक्से मठ की बनावट सच में लासा के पोटाला पैलेस की याद दिलाती है। अच्छा। और ये हमें याद दिलाता है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है। सदियों तक तिब्बत और लद्दाख के बीच गहरे धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। ये मठ सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये उस विरासत के संग्रहालय हैं। बिल्कुल, ये उस साझा विरासत के जीते जागते संग्रहालय हैं। तो ये सफर जो प्राकृतिक नज़ारों से शुरू हुआ था, वो वापसी में लद्दाख की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर एक पूरा चक्र बनाता है। और फिर 7वां दिन, विदाई का। नाश्ते के बाद प्लान के मुताबिक यात्रियों को लद्दाख की मीठी यादों के साथ एयरपोर्ट छोड़ दिया जाता है। तो अगर हम इस पूरे प्लान को एक साथ देखें तो ये सिर्फ एक टूर नहीं लगता, ये एक कहानी की तरह है। सही कहा। एक शुरुआत है जहां शरीर को तैयार किया जाता है, मध्य में रोमांच, चुनौतियां और ऐतिहासिक सच है, और अंत होता है सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर। बिल्कुल, ये प्लान हमें ये तो दिखाता है कि क्या देखना है,
लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? ये हमें एक पर्यटक के तौर पर लद्दाख दिखाता है, पर एक यात्री के तौर पर लद्दाख कैसा होगा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम इस तयशुदा गति को थोड़ा और धीमा कर दें तो अनुभव कैसा होगा? ये प्लान तुर्तुक में कुछ घंटे बिठाने की बात करता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई वहां 1 दिन के बजाय 3 दिन रुके, उन बुजुर्गों के पास बैठे जिन्होंने अपनी आंखों से देश बदलते देखा है, उनकी कहानियां सुने, तब सीमाओं, पहचान और समय के बारे में वो कौन सी सच्चाइयां सामने आएंगी जो इस तेज रफ्तार यात्रा में शायद हमेशा के लिए छूट जाती हैं।